हेलो विद्यार्थियों, लर्नर्स, व्यूअर्स एंड गार्जियंस, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिरेंड। जिरेंड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके हर बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे वह वनडेज एग्जामिनेशन हो, चाहे वह हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या टेट, सुपर टेट, अन्य कोई दूसरा ही एग्जाम क्यों न हो, यानी ये समस्त एग्जामों में आता है। और इसके प्रयोग में काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है, काफी ध्यान देना पड़ता है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, चुनिंदा, यूनिक टॉपिक बताने जा रहा हूं। इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कंठस्थ कीजिए, स्मरण कीजिए और देखिए। जिरेंड, आज आपका टॉपिक है जिरेंड, GERUND, जिरेंड। जिरेंड की पहचान होती है, हिंदी वाक्यों में जिरेंड की पहचान ना नी ने। हिंदी वाक्यों में जिरेंड की पहचान ना नी ने। और इसका काम होता है नाउन का। जिरेंड वाक्य में नाउन का काम करता है और इसकी पहचान होती है ना नी ने। इसका निर्माण या बनावट क्रिया के चौथे रूप से होता है। यानी इंग्लिश वाक्यों में जब क्रिया का चौथा रूप हो और उसका अर्थ ना नी ने से निकले तो आप यह समझ लीजिएगा कि वह जिरेंड है। जी, जिरेंड का रूप फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से होता है और यह वाक्य में नाउन का काम करता है और इसका प्रयोग बहुत ही नॉर्मल ढंग से होता है। जैसा कि देखिए, इसका प्रयोग सामाजिक सत्यता, सुझाव, निर्देश आदि का बोध कराने के लिए होता है। इससे हमें सामाजिक ज्ञान मिलता है। जैसे हम कहें झूठ बोलना पाप है, टेलिंग ए लाई इज सिन, जुआ खेलना अपराध है, गैम्बलिंग इज अ क्राइम। जी गाइस, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। जी हाँ, तो ध्यान देना है कि नोट, इसका प्रयोग सामाजिक सत्यता, सुझाव, निर्देश आदि का बोध जहां होता है वहां जिरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका प्रयोग हमें सुझाव देता है, सामाजिक मार्ग पर चलने को बोलता है। जी हाँ, सत्यता का बोध कराता है और इससे उद्देश्य का बोध नहीं होता, तथा भाव के अनुसार यह किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एवं कंप्लीमेंट का काम करता है। जिरेंड भाव के अनुसार किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट तो कभी इन्फिनेटिव, कंप्लीमेंट का काम करता है। जी हाँ, जिरेंड का 3 स्थान विशेष करके मिलता है किसी भी वाक्यों में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा कंप्लीमेंट। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन इन, ऑन, ऑफ, फॉर, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, एट आदि के बाद जिरेंड का प्रयोग होता है। जी, प्रीपोजिशन के बाद जिरेंड का प्रयोग होता है, चौथा रूप। जी हाँ, और कुछ स्थान ऐसे हैं द के बाद जिरेंड का प्रयोग होता है, द के बाद जिरेंड का प्रयोग होता है, तथा पॉजेसिव केस के बाद भी जिरेंड का प्रयोग होता है। पॉजेसिव केस का प्रोनाउन जैसे माय हुआ, आवर हुआ, योर हुआ, हिज हुआ, देयर हुआ, इनके साथ जिरेंड का प्रयोग किया जाता है, तथा द के बाद भी जिरेंड का प्रयोग किया जाता है। एपॉस्ट्रोफी एस आया हो तो उस एपॉस्ट्रोफी एस के बाद भी जिरेंड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ओके गाइस, नाउ लिसन। वर्ब प्रीपोजिशन अगर आपको मिला, अगर कहीं वर्ब प्रीपोजिशन मिला तो उसके बाद भी क्रिया का चौथा रूप प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसके बाद जिरेंड का प्रयोग किया जाता है। जिरेंड वाक्य में नाउन का काम करता है। एंटीपैथी टू अगर आया
तो यह वर्ब प्रीपोजिशन है। इसके बाद जिरेंट का प्रयोग होगा विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू आया तो उसके बाद भी जिरेंट का प्रयोग किया जाता है। एडिक्टेड टू के बाद जिरेंट का प्रयोग होता है। अकस्टम्ड टू के बाद जिरेंट का प्रयोग होता है। हैबिटेटेड टू के बाद भी जिरेंट लगता है। बी फार्म में इज एम आर वाज वर्ब अगर आते हैं तो बी फार्म के बाद भी बी फार्म अगर आ जाए और उसके बाद यूज टू का प्रयोग हो तो भी हम जिरेंट का प्रयोग करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू इसके बाद भी जिरेंट लगता है। विद अ व्यू टू इसके बाद जिरेंट लगता है। हैबिटेटेड टू इसके बाद जिरेंट लगता है। एडिक्टेड टू इसके बाद जिरेंट लगता है। अकस्टम्ड टू इसके बाद जिरेंट लगता है। विद अ व्यू टू इसके बाद जिरेंट लगता है। एंटीपैथी टू इसके बाद जिरेंट लगता है, यानी क्रिया का चौथा रूप लगता है। अक्सर बच्चे टू को देख करके इन्फिनिटिव समझ जाते हैं और वे क्रिया का पहला रूप लगा देते हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। वह दूसरा स्थान होता है, यह दूसरा स्थान होता है। यहां पर वर्ब प्रीपोजिशन आया हुआ है। ओके गाइस, तो ये वर्ड ग्रुप है, वर्ड ग्रुप वर्ड फ्रेज हैं। अतः इनके बाद टू आने पर क्रिया का चौथा रूप प्रयोग होगा। जी हाँ, भूल कर भी गलती ना करें। याद रखिए, वर्ब प्रीपोजिशन के बाद क्रिया का चौथा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे एंटीपैथी टू इसके बाद क्रिया का चौथा रूप होगा। विद अ व्यू टू इसके बाद क्रिया का चौथा रूप होगा। एडिक्टेड टू इसके बाद क्रिया का चौथा रूप होगा। अकस्टम्ड टू इसके बाद क्रिया का चौथा रूप होगा। यूज्ड टू, बिगेन टू, फॉरवर्ड टू इनके बाद क्रिया का चौथा रूप होगा। और हैबिटेटेड टू इनके बाद भी क्रिया का चौथा रूप होगा। आप इन्फिनिटिव पढ़े होंगे, टू प्लस क्रिया का पहला रूप मिल जाता है तो वह इन्फिनिटिव होता है और उससे किसी उद्देश्य या मकसद का बोध होता है। लेकिन यहाँ पर किसी उद्देश्य या मकसद का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर सामाजिक सुधार, सत्यता, निर्देश आदि का बोध कराया जा रहा है। आदि चीजों का हमें अवगत कराया जा रहा है कि हम यहाँ पर क्या लगाएं। तो एक बात याद रखिएगा, टू के बाद क्रिया का पहला रूप भी लगता है। अगर टू के बाद क्रिया का पहला रूप लगा तो वह इन्फिनिटिव होगा। और यहाँ पर टू अकेले नहीं आया है, यहाँ पर टू किसी वर्ब के साथ लगा हुआ है। जी हाँ, आप ये चुनिंदा वर्ड्स हैं, ये गिने चुने वर्ड हैं। जैसे एंटीपैथी के साथ टू लगता है और टू लगा तो क्रिया का चौथा रूप लगता है। और विद अ व्यू के साथ टू लगता है और टू लग गया तो क्रिया का चौथा रूप लगेगा। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ टू लगता है, इसके बाद क्रिया का चौथा रूप लगेगा। अकस्टम्ड टू होता है और इसके बाद क्रिया का चौथा रूप होता है, क्योंकि ये वर्ब प्रीपोजिशन है। ये वर्ब प्रीपोजिशन है, इनके साथ हर हालत में टू लगना है और टू लगा तो क्रिया का चौथा रूप लगेगा। यहाँ पर आप भूल कर गलती मत कीजिएगा कि टू लगा तो हम क्रिया का पहला रूप लगाएं। ओके गाइस, जी हाँ, ये हैबिट को बतलाता है, आदत को शो करता है। अतः ऐसे स्थान पर आप टू के बाद क्रिया का चौथा रूप लगाएंगे। और जो इन्फिनिटिव का चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें टू के बाद क्रिया का पहला रूप होता है। जी हाँ, अब आप ध्यान दीजिए कि जिरेंट की पहचान हिंदी वाक्यों में ना, नी, ने। जिरेंट की पहचान हिंदी वाक्यों में ना, नी, ने होता है। और जिरेंट का काम क्या होता है? जिरेंट वाक्य में नाम का काम करता है। जिरेंट वाक्य में नाम का काम करता है। और जिरेंट की बनावट या जिरेंट का निर्माण कैसे होता है, जिन बनाया कैसे जाता है, तो क्रिया के मूल रूप में पहले रूप में आईएनजी लगा करके जिरेंट का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहां सामाजिक कार्य हो, सुझाव हो, हमें अच्छे कार्यों की तरफ निर्देश दिया जा रहा हो, वहां पर जिरेंट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जिरेंट से उद्देश्य का बोध नहीं होता बल्कि सामाजिक सभ्यता और आदत तथा सुझाव का बोध होता है। ओके गाइस, जी। जिरेंट किसी भी वाक्य में चाहे वह सब्जेक्ट का काम करेगा, चाहे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, चाहे कंप्लीमेंट का काम करेगा। जी हाँ, ओके गाइस। अब ध्यान दीजिए कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जैसे इन, ऑन, ऑफ,
क्रिया का चौथा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ओके गाइस, जी हाँ। दी, दी, THE, दी के बाद जिरन का प्रयोग होता है, अर्थात क्रिया का चौथा रूप प्रयोग होता है। पॉजेसिव केस जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इनके बाद क्रिया का चौथा रूप प्रयोग होगा, अर्थात जिरन का प्रयोग होगा। एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद भी क्रिया का चौथा रूप प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यह है कि वर्ब प्रीपोजिशन के बाद टू लगा हो तो क्रिया का चौथा रूप ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एंटीपैथी टू लगा तो क्रिया का चौथा रूप लगेगा, क्योंकि टू एंटीपैथी के साथ आया हुआ है। ओके गाइस, जी हाँ। विद अ व्यू टू अकेले नहीं है, टू विद अ व्यू के साथ आया हुआ है, अतः इनके साथ जिरन लगता है, क्रिया का चौथा रूप लगता है। एडिक्टेड टू, इसके साथ क्रिया का चौथा रूप लगता है। अकस्टम्ड टू, इसके साथ क्रिया का चौथा रूप लगता है। हैबिटेटेड टू, इसके साथ क्रिया का चौथा रूप लगता है, अर्थात जिरन लगता है। लुक फॉरवर्ड टू, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्रिया का चौथा रूप लगता है। और बी यूज टू, बी का मतलब वही वर्ब टू बी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, मुख्यतः आपको 5 बी के रूप में मिलेंगे। इनके साथ क्रिया का चौथा रूप अर्थात जिरन लगता है। विद अ व्यू टू, अडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, हैबिटेटेड टू आदि के बाद क्रिया का चौथा रूप लगता है। यानी आप यह जान लीजिएगा कि गोइंग, कमिंग, सीइंग, अगर ये वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर या कंप्लीमेंट के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि वह जिरेंट है। जी हाँ। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, जी हाँ। गैम्बलिंग इज अ बैड हैबिट, गैम्बलिंग इज अ बैड हैबिट, तो यहां पर गैम्बलिंग आया, जो गैम्बलिंग वर्ड जिरेंट है, यह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ओके गाइस, जी हाँ, याद रखिएगा कभी भी झूठ बोलना पाप है, बोलते हैं झूठ बोलना पाप है। टेलिंग अ लाई इज अ सिन, टेलिंग अ लाई इज सिन या इज अ सिन, दोनों मिलता है। अब ध्यान देना यह है कि हम जिरेंट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अतः इस प्रकार से हमारी फुल वीडियो देखिएगा और कंप्लीट नॉलेज लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप भली भांति इसको याद कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। अब हम अपनी बात विराम देते हैं, अतः गाइस आप इन्हें अच्छे ढंग से उतार लीजिए, याद कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए हम गुड बाय बोलते हैं। गुड बाय, वंदे मातरम।